तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 का सुपर बोर्ड नोट्स देखेंगे। ठीक, आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद हिस्ट्री चैप्टर 1 है, उसका हम लोग सुपर बोर्ड नोट्स देखेंगे। अगर आपको सुपर बोर्ड नोट्स के बारे में नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि ये सुपर बोर्ड नोट्स है जिसमें हम लोग जितना भी प्रश्न बन सकता है, जैसे मान लीजिए हम चैप्टर 1 हिस्ट्री करा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद से जितना भी प्रश्न बन सकता है ना बोर्ड द्वारा, बोर्ड जितना भी प्रश्न बनाता है ना इस चैप्टर से, उन सभी को प्रश्न को देखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम सुपर बोर्ड नोट्स कर रहे हैं तो इसमें हम लोग 2014 से लेकर के 2014 से 24 तक के हम लोग पूरा क्वेश्चन बैंक देखेंगे विथ ईयर्स। 2014 से 24 तक के क्वेश्चन बैंक पूरा देखेंगे, जितना भी क्वेश्चन बैंक में सवाल है 2014 से लेकर 2024 तक के चैप्टर 1 से यूरोप में राष्ट्रवाद से, उस सभी सवाल को देखेंगे 2014 से 2024 तक के। और फिर हम लोग देखेंगे 2019 से 2024 तक के पूरा मॉडल सेट जो होता है ना, मॉडल सेट परीक्षा से कुछ दिन पहले सरकार द्वारा लॉन्च, बिहार सरकार द्वारा बिहार बोर्ड के लिए लॉन्च किया जाता है मॉडल सेट। वो 5 गो मॉडल सेट देखेंगे। 5 गो मॉडल सेट होता है ना, हर मॉडल सेट में 5-5 सेट होता है, यानी कि 25 सेट है, यानी कि 25 सेट में से आपके लिए हम अथी ले आए हैं प्रश्न चैप्टर 1 से उठा के, यानी कि चैप्टर 1 से जितना भी प्रश्न बनता है ना मॉडल सेट में, 5 मॉडल सेट में, यानी कि 25 सेट में जितना भी बनता है ना चैप्टर 1 से प्रश्न, सभी को उठा के लिए आए हैं। और इसमें हम लोग सेंटअप एग्ज़ाम जो होता है, सेंटअप एग्ज़ाम 2024 में हुआ था, सेंटअप एग्ज़ाम हो गया, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम, सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम, और फिर बोर्ड मासिक परीक्षा होता है सितंबर में, जो मासिक परीक्षा सभी का प्रश्न लिए आए हैं। जितने भी प्रश्न हम आपको शॉर्ट वीडियो में बताए थे कि हम लोग सभी का प्रश्न को देखेंगे। मासिक परीक्षा हो गया, सेंटअप एग्ज़ाम हो गया, मॉडल पेपर हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, A to Z जितना भी है सभी में से, मतलब कि एक बड़ा सा ग्रंथ पूरा मोटा रखा हुआ, उसमें सभी में से चैप्टर 1 का जितना भी प्रश्न बनता है सभी को छाट के लिए आए हैं। इसी प्रकार से हम लोग फिजिक्स का भी चैप्टर 1 ख़त्म किए हैं और केमिस्ट्री का भी चैप्टर 1 चल रहा है। ठीक, तो आज हम लोग यूरोप का राष्ट्रवाद का चैप्टर 1 देखेंगे, यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर 1। ठीक, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, खासकर उन मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे महंगे कोर्स परचेस नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये जो नोट्स हो गया ना, इसे पढ़ने के बाद आपको कोई और महंगे नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको महंगे नोट्स दिया जाए, मतलब यही नोट्स कोई व्यक्ति जब टाइपिंग कर लेंगे कंप्यूटर द्वारा, तो वो आपको 1000 रुपया, 500, 100 रुपया, मतलब महंगे पैसे आपसे लिए जाते हैं यही नोट्स को देने के लिए। लेकिन हम आपसे 1 रुपया भी पैसा नहीं लेंगे, आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसको PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको हर सब्जेक्ट का PDF मिलेगा। जैसे सुपर बोर्ड नोट्स हम लोग चैप्टर 1 का देख रहे हैं हिस्ट्री का, फिर चैप्टर 2 को देखेंगे, फिर 3, 4, 5 ऐसी करके पूरा 8 चैप्टर तक देख लेंगे। उसी प्रकार से फिजिक्स में भी हम लोग चैप्टर 1 देख चुके हैं, आगे हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे, 3, 4, 5, 6 ऐसे हम लोग पूरा चैप्टर 6 तक देखेंगे। यानी कि हर चीज़ का मतलब हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस में जितना भी हो गया ना, SST में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, ज्योग्राफी, जितना भी हो गया ना, हिंदी, संस्कृत, सभी का हम लोग देखेंगे सुपर बोर्ड नोट्स। और सभी का सुपर बोर्ड नोट्स आपको PDF बिल्कुल फ्री में, ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। बदले में आपको यहाँ पर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक, इसे पढ़ लेने के बाद किसी और का पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, किसी और नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यकीन नहीं होता है ना तो आप लोग इसको पहले पूरा देख लीजिए, हम पूरा वीडियो करा लेंगे, पूरा करा देंगे वीडियो, आप पूरा देख लीजिएगा इसको। उसके बाद आप जाइएगा सीधा क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, इधर उधर नहीं डोलना है, सीधा जाके क्वेश्चन बैंक उठाना है। अगर आप क्वेश्चन बैंक के बारे में नहीं जानते तो आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं जाके किताब से, किताब वाला दुकान से, स्टेशनरी से जाकर क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा। आप पहले हम आपको ये वीडियो कंप्लीट करा देंगे। वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप सीधा जाइएगा क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, A to Z आपका सवाल बनेगा, A to Z चैप्टर 1 का सवाल आप A to Z आपसे क्वेश्चन बैंक का बनेगा। ठीक, और चाहे क्वेश्चन बैंक का हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, सेकंड टर्मिनल एग्जाम, मासिक परीक्षा, सेंटअप परीक्षा, या फिर कोई भी परीक्षा, टेस्ट हो या ऑफलाइन का कोचिंग में टेस्ट हो, कहीं भी किसी भी परीक्षा में काम देगा। यानी कि चैप्टर 1 का जहाँ भी 10वीं क्लास का बात आएगा चैप्टर 1 का, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ में हम लोग ईयर्स भी लिख दिए हैं कब पूछा गया है। ठीक, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ऐसे ही हर चैप्टर का चाहिए, मतलब इसका नोट्स हर चैप्टर का, जैसे हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी हर चैप्टर का चाहिए। ठीक,
तो अब देखिए इसका पहला प्रश्न है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिखे। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कि महत्वपूर्ण क्यों बोल रहे हैं, देखिए ये 2020 में पूछा, फिर 2023 में ही पूछा, सॉरी 2021 में नहीं पूछा, 20 में पूछा, फिर 21 में नहीं पूछा, फिर जाकर 2022 में पूछ दिया, फिर 2022 में पूछा, फिर 23 में नहीं पूछा, तो 2024 में पूछा। ठीक, यानी कि लगातार 2 साल एक साल बीच कर करके पूछा गया है। यानी कि कितना महत्वपूर्ण समझ सकते हैं, 3 साल पूछा गया है यही प्रश्न, कितना महत्वपूर्ण है इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक, तो प्रश्न क्या है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखना है। ठीक, तो लिखिए, देखिए इसका कारण कैसे लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी के निम्नलिखित कारण है। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 1848 में, इसका निम्नलिखित कारण है। आप लोग पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके डाउट जरूर पूछिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जाकर सीधा क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, सीधा आपको क्वेश्चन बैंक उठाना है। उसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग पूरा प्रश्न नहीं देखेंगे, क्योंकि 10 ऊपर लगभग 10-15 वो प्रश्न है जिसमें हम लोग पार्ट 2 इसका आएगा। उसमें हम लोग मॉडल सेट का पूरा मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक, सेंटर एग्जाम जितना भी होता है ना, उन सभी का प्रश्न है। अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक का जितना भी प्रश्न बन सकता है सभी देख रहे हैं। ये सुपर बोर्ड नोट्स है। सुपर बोर्ड मतलब लगे क्या रहा है, नाम से ही का पता चल रहा है सुपर बोर्ड, यानी कि बोर्ड के लिए सुपर नोट्स है। बोर्ड के लिए सुपर बोर्ड, जो बोर्ड बना सकता है चैप्टर 1 से, जितना भी बोर्ड क्वेश्चन बना सकता है, बोर्ड की जितना औकात है क्वेश्चन बनाने का, सभी आ गया है। इसमें से परीक्षा में ना हम आपको 1,00,000% गारंटी देते हैं कि लड़ेगा, क्योंकि हम लोग जितना भी बोर्ड बना सकता है क्वेश्चन A to Z लिए आए हैं। ठीक, आपको इसके अलावा किसी और नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप लोग NCERT किताब को फॉलो कीजिए और ये नोट्स क्वेश्चन बैंक के लिए। ठीक, अगर इस सुपर बोर्ड नोट्स देख रहेंगे तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा परीक्षा में, या फिर किसी भी एग्जाम हो गया जिसमें चैप्टर 1 से यूरोप में राष्ट्रवाद से सवाल पूछा जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, तो इसका कारण हम लोग लिख रहे थे कि निम्नलिखित कारण है। जैसे पहला क्या था, गीजो का प्रधानमंत्री बनाना था। देखिए 1848 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसमें सबसे प्रमुख कारण था कि गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उस समय क्या था ना कि राजतंत्र था, तो वहाँ का राजा था, ये लुई फिलिप्स राजा था, जो गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था। गीजो के क्या बनाया था, प्रधानमंत्री। तो जो गीजो प्रधानमंत्री था वो गरीब और बेरोजगार, यानी कि जो गरीब लोग थे उनका कोई इज्जत नहीं, मतलब कुछ सुनता ही नहीं था। ये सिर्फ अमीरों का साथ देता था, गरीबों का साथ नहीं देता था, गरीबों लोगों को नहीं सुनता था। मतलब जो गरीब कहते थे उनको मांगों नहीं पूरी करता था। प्रधानमंत्री बन गया था लेकिन गरीब की मांगों नहीं पूरी करता था, और ये हमेशा अमीरों का साथ देता था गीजो। यानी कि गीजो का प्रधानमंत्री बनाना भी क्या था, एक कारण था। ठीक, गीजो कट्टरवादी नेता था, इसे प्रधानमंत्री बना दिया गया था। लोग इसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि कट्टरवादी था और ये गरीबों का साथ नहीं देता था, अमीरों का साथ देता था। ठीक, अब अगला प्रश्न है, फ्रांस में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी, यानी कि मजदूरों और किसानों थे उनकी दयनीय स्थिति थी, क्योंकि गरीबी पूरा चरम सीमा था, बेरोजगारी चरम सीमा पर था, भूखमरी चरम सीमा पर था। ठीक, और इसका तीसरा कारण लिख देंगे लुई फिलिप्स की असफल विदेशी नीति। लुई फिलिप्स की असफल विदेशी नीति, यानी कि जो लुई फिलिप्स राजा था उसका विदेशी नीति असफल हो गया था, उसका विदेशी नीति अच्छा नहीं था। वो मेटरनिक से कैसे का समझौता करना चाहता था, कि जो मेटरनिक राजा था ऑस्ट्रिया का चांसलर, वो एक नंबर का कट्टरवादी था। वो कभी नहीं चाहता था कि फ्रांस का हो राष्ट्रवाद हो, फ्रांस में राष्ट्रवादी क्रांति हो, इसलिए फ्रांस में क्रांति हुआ था। इन सभी के खिलाफ जो लुई फिलिप्स था उसके दब के काम करता था, किससे, तो मेटरनिक से। ठीक, मेटरनिक बहुत खतरनाक आदमी था। तो समझ गए 1848 के क्रांति का कारण क्या था। पहला क्रांति के कारण लिखेंगे कि गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो कि कट्टरवादी था, अमीरों का साथ देता था, गरीबों का साथ नहीं देता था। दूसरा, गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी चरम सीमा पर थी, गरीबों और किसानों की दयनीय स्थिति थी। तीसरा लिख देंगे लुई फिलिप्स को असफल विदेशी नीति, जो इसने विदेशी नीति अपनाई थी उसे असफल हो गया था। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। ठीक, ये पूछा गया है 2022 में प्रश्न। ठीक, तो 2022 में पूछा गया है, 2023-24 में नहीं पूछा, तो 2025 में हो सकता है पूछ दे, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ठीक, अब आपको अंत में परीक्षा के टाइम आपको हम एक सुपर ट्रिक बताएंगे। देखिए, जो हम अभी आपको सुपर बोर्ड नोट्स दे रहे हैं ना, इसमें भी इससे भी आसान कर देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आज हम आपको सुपर बोर्ड नोट्स दे रहे हैं, तो सब में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है। आपको इसके डायरेक्ट आधा कर देंगे क्वेश्चन याद करने के लिए। अंत टाइम में आपको पूरा A to Z क्वेश्चन आपको एकदम बनेगा, A to Z आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अगला, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो
का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसका कारण लिखेंगे निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला थी ऑस्ट्रिया। तो आप लोग जानते हैं जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा क्या थी? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, या वह सबसे बड़ा बाधा था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख सबसे बड़ा बाधा था। फिर दूसरा है अलग अलग विचार के लोग, यानी कि अलग अलग विषमताएं व्याप्त थी। जर्मनी में अलग अलग विचार के लोग रहते थे, कोई और सोचता था कुछ, कोई और कुछ सोचता था, कोई व्यक्ति कुछ सोचता था, कोई व्यक्ति कुछ सोचता था, यानी कि सभी की सोच में विषमताएं थी, अलग अलग विचार के लोग रहते थे। ठीक। और तीसरा हो गया फ्रांस, यानी फ्रांस भी उस समय फ्रांस में क्रांति हो गई, तो फ्रांस में नेपोलियन तृतीय शासक बना था। तो उस समय फ्रांस और कुछ नाम है इसका ऑस्ट्रिया, फ्रांस और ऑस्ट्रिया लगभग मित्र बन चुका था। फ्रांस और ऑस्ट्रिया और ये दोनों मित्र बन चुका था, इसलिए जब जर्मनी का एकीकरण करना था तो जर्मनी को इन दोनों को हराना बहुत ज़रूरी था, दोनों को धूल चटाना। इसलिए जर्मनी का बिस्मार्क जो था दोनों को हराया था, युद्ध करके दोनों को युद्ध में हराया था। ठीक। इस प्रकार से वो जर्मनी का एकीकरण किया था। तो लेकिन हमें भी बाधा पूछ रहा है, 2022 में प्रश्न पूछा गया। तो 2022 में बाधा क्या थी? तो लिख देंगे ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख सबसे बड़ा बाधा था। फिर अलग अलग विचार के लोग, यानी कि जर्मनी में अलग अलग विषम विचार के लोग रहते थे, यानी जैसे आप भारत में ही अलग अलग विचार के लोग रहते हैं ना, जैसे अलग अलग विचार के लोग, कोई और विचार को सोचते हैं, कोई लोग अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार होता है। फॉर एग्जांपल करिए आपका विचार अलग होगा, मेरा विचार अलग होगा। आपसे पूछा जाए कि गांधी जी कैसे व्यक्ति थे, तो किसी का विचार होगा कि गांधी जी ने उनको नहीं बचाया था, किन को, क्या नाम था उनका, हाँ, शहीद भगत सिंह को नहीं बचाया गया था, उनको फांसी दे दिया गया था शहीद भगत सिंह को, तो गांधी जी नहीं बचा पाए थे। तो इसीलिए कई लोग हैं जो उनको बुरा मानते हैं, मतलब उनको अलग विचार है गांधी जी के प्रति। अब कोई लोग होते हैं जिनका गांधी जी के प्रति अलग विचार कि सत्ता हिंसा के पुजारी थे, उनके मार्ग पर चलना चाहिए। तो क्या सबका अलग अलग क्या होता है, विषमताएं होती है, अलग अलग सोच होता है, अलग अलग विचारधारा होता है। ठीक। इस पर उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? यह 2021 और 2020 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक। हो सकता है 2025 में पूछ दे तो याद रखेगा। तो लिखेंगे इसका आंसर, ऑस्ट्रिया इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा था। ऑस्ट्रिया क्या था? देखिए पूछ रहा है क्या इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका रही। इसका भूमिका क्या लिखेंगे कि ऑस्ट्रिया जो था जर्मनी और इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो। ठीक। इसलिए इसका अहम भूमिका रहा है इसे रोकने में, बाधा डालने में, जर्मनी और इटली के एकीकरण में बाधा डालने में इसका सबसे अहम भूमिका रहा है। ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला है चौथा नंबर प्रश्न, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियों को लिखना है, यानी कि वियना कांग्रेस का कोई 2 उपलब्धि लिखना है। हम यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, आपको जो आसान लगेगा जो उसे कोई 2 लिख दीजिएगा। ठीक। ये 2021 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसका आंसर लिखेंगे, इसका निम्नलिखित उपलब्धियाँ, वियना कांग्रेस की निम्नलिखित उपलब्धियाँ हैं। पहला हो गया फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हो गया था वियना कांग्रेस द्वारा। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था, जिसका मेजबानी मेटरनिख कर रहा था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। इसी के अनुसार फ्रांस में फिर से वहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हो गया था, हार गया था वाटरलू का युद्ध में। फिर फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हो गई थी, लुई 18वां को शासक बनाया गया था। ठीक। अगला लिखेंगे नेपोलियन द्वारा किए गए सभी सुधार के कार्यों को रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था। नेपोलियन जितना भी सुधार का कार्य किया गया था उसे बंद किया गया था, यानी कि इसका क्या है, वियना सम्मेलन की उपलब्धियां था। वियना सम्मेलन इसी कारण से किया गया था, वियना सम्मेलन यही सब के लिए। ठीक। तीसरा था इटली और जर्मनी को 300 छोटे छोटे राज्यों में तोड़ देना। जो इटली और जर्मनी था उसको नेपोलियन बोनापार्ट 31 राज्य में एकीकृत कर दिया था, 30-31 में जोड़ दिया था। लेकिन क्या किया वियना कांग्रेस होने के बाद इटली और जर्मनी को 300 से भी ज़्यादा छोटे छोटे राज्यों में तोड़ दिया था। ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 5वां है, ये 5 नंबर का प्रश्न होता है। ठीक। याद रखिएगा ये 5 नंबर का प्रश्न होता है, इसलिए हम इसका थोड़ा लंबा लिखेंगे। 5 नंबर का प्रश्न होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रश्न क्या है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, यानी कि जो मेजनी थे उनका, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान को बताएं। 2020 में प्रश्न पूछा गया है। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी का योगदान बताएं। ठीक। तो लिखेंगे, देखिए पहले हम लोग लिखेंगे इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी तीनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेजनी ने नागरिक आंदोलन चलाया, यंग इटली तथा यंग यूरोप की स्थापना की, इसलिए इसे इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ठीक। याद रखिएगा इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है मेजनी को, क्योंकि इसने यंग यूरोप, यंग इटली और नागरिक आंदोलन चलाया था। ठीक। अगला देखिए काउंट काबूर ने
इटली की समस्या को अपने बुद्धि और चतुराई के कारण संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया था। यह इटली का प्रधानमंत्री थे, ठीक। काउंट काबूल ने क्या किया था, तो इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया था, ठीक। अब तीसरा है गैरिबाल्डी। इसका क्या योगदान था इटली के एकीकरण में, तो गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था, यानी कि सेना का एक टुकड़ी का गठन किया था। और इटली के सिसिली और नेपल्स, इटली का जो 2 क्षेत्र था सिसिली और नेपल्स को जीतकर वह विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। जो विक्टर एमेनुअल था इटली का राजा था, तो इटली का जो 2 क्षेत्र था वो उसके मिटाने के अथी में रहता था, मतलब कि अलग एक विचारधारा के लोग रहते थे। वहाँ पे क्या किया था, जीत गया था वहाँ पे युद्ध करके, लाल कुर्ती के सहारे यह जीत गया था गैरिबाल्डी और सिसिली और नेपल्स को। फिर जीते हुए सारा क्षेत्र को विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। इसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी थी, ठीक। याद रखिएगा, जो गैरिबाल्डी था इसका जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी थी। ऐसे लपलपाती हुई तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण का लपलपाती हुई तलवार किसे कहा जाता है, तो गैरिबाल्डी को कहा जाता है, ठीक। अगला है मेजनी कौन था, मेजनी के कार्यों को लिखे। तो मेजनी के कार्यों को लिखना है, देखिए लिखेंगे मेजनी कौन था, तो इसके कार्यों को लिखे। 2019 2015 में पूछा गया है, हो सकता है 2025 में पूछ दे। देखिए 2015 में पूछा, फिर 19 में पूछा, हो सकता है 25 में पूछ दे। तो आप लोग याद रखिएगा कि मेजनी के कौन था, इसके कार्यों को लिखें, ठीक। कौन था, इसको कार्यों को लिखना है। मेजनी कौन था और इसके कार्यों को लिखें। तो देखिए पहला, मेजनी इटली के एकीकरण का मसीहा और योग्य सेनापति था। इटली के एकीकरण का क्या था, मसीहा था मेजनी, इटली का योग्य सेनापति था। इसने एकीकृत इटली का सपना देखा था और इसे कई आंदोलन भी चलाए थे, ठीक। इसने क्या देखा था, एकीकृत इटली का एकीकरण करने का सपना देखा था। एकीकृत इटली का सपना देखा था, किसने देखा था, मेजनी ने, ठीक। और इसका कार्य क्या है, इसने कई आंदोलन भी चलाए थे। देखिए जैसे पहला 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया था और 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया गया था, ठीक। इसके कार्य को लिख देंगे मेजनी के कि नागरिक आंदोलन चलाया था, यंग यूरोप तथा यंग इटली का स्थापना किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे कि इसका पार्ट 2 आगे का आएगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन में के 2 सवाल छूट गया है, ठीक। आप याद रखिएगा 2 सवाल छूट गया है क्वेश्चन में का। पहला सवाल है कि गैरिबाल्डी के कार्यों को लिखें और दूसरा सवाल है कि बिस्मार्क था, बिस्मार्क अथी क्या नाम है उसको, जर्मनी, हाँ जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ये 5 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न 2 नंबर का होता है। गैरिबाल्डी के कार्यों को लिखें और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ये 2 नंबर का 5 नंबर का प्रश्न, ये दोनों प्रश्न है जो छूट गया है। ये तो हम लोग अगले पार्ट में ये दोनों प्रश्न देखेंगे और जितना भी मॉडल पेपर, सेंटअप एग्ज़ाम, मासिक परीक्षा, टर्मिनल एग्ज़ाम जितना भी होता है ना, सभी का प्रश्न को देखेंगे। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। आप लोग जाइए, अभी भी आप जाके क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं। आप क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू करेंगे तो आपको सब बन जाएगा। सिर्फ 2 सवाल क्वेश्चन बैंक का छूट गया है। आपको पहला सवाल है कि गैरिबाल्डी के कार्य को लिखें और दूसरा सवाल है कि इसका जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान लिखें, जो हम लोग अगले पार्ट 2 में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग पार्ट 2 में अगला आएगा, उसमें हम लोग इसके पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, द एंड हो जाएगा चैप्टर। ये हमारा चैप्टर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका सुपर बोर्ड नोट्स का द एंड हो जाएगा। सिर्फ इतना 6 यहाँ हो गया, 6 प्रश्न यहाँ हो गया और कुछ प्रश्न और है। 15 प्रश्न बोले थे, 10 से 15 प्रश्न है, तो कुछ प्रश्न और बच गया है। लगभग 9 प्रश्न और है, जिसमें 2 प्रश्न तो इसी का है क्वेश्चन बैंक का और बाकी 7 प्रश्न है जो मॉडल सेट का है। मॉडल सेट, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, सेकंड टर्मिनल एग्जाम, मासिक परीक्षा, सेंटअप परीक्षा, जितना भी परीक्षा होता है ना, उन सभी का प्रश्न है। तो ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उम्मीद करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको ये नोट्स डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, मिशन 10 टॉपर टेलीग्राम, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा इसका सुपर बोर्ड नोट्स। और हम लोगों ने फिजिक्स का भी सुपर बोर्ड नोट्स करा दिया, उसका भी आपको PDF मिल जाएगा वहाँ। आप प्ले लिस्ट बना हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स का भी सुपर बोर्ड नोट्स हो गया है, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक। और लाइक करके आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।